तो 1 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट सेल। तो लिखते हैं कंडीशन की यूनिट सेल क्या है हमारा, यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट विच कंस्टिट्यूट कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम, जो कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा कहलाएगा यूनिट सेल, राइट। अब देखो बेटा, आपको इस यूनिट सेल का, इस क्यूबिक यूनिट सेल का निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने बोला कोई भी यूनिट सेल एटम से मिलके बना हुआ बेटा, और अगर ये एटम से मिलके बना हुआ है तो ये एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये खाली दिख रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है, ये खाली है। तो एग्जैक्टली टोटल स्पेस जो है वो क्या है, ऑक्यूपाइड नहीं है। तो टोटल का कितना परसेंट पार्ट पैक्ड है वही कहलाएगा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। बोल रहा हूं टोटल का कितना परसेंट पार्ट पैक्ड है ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। सो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, आप एक एटम का वॉल्यूम लोगे, लिख रहा हूं कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है। एक एटम का वॉल्यूम लोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जेड नंबर ऑफ एटम से, मल्टीप्लाई बाय जेड नंबर ऑफ एटम, तो निकल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम कि एटम ने टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है। अब हमें निकालना है किसका बेटा, हमें निकालना है इस पूरे क्यूब का कि कितना परसेंट ये पैक्ड है क्यूब। अब बेटा इसके पूरे का निकालना है तो डिवाइडेड बाय कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये लिख रहा हूं कंडीशन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जरा देखो बेटा ध्यान से, और परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट पैक्ड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको किससे, 100 से, राइट, ठीक है। अब देखो इधर, यहां जेड क्या है मैं इस पे बात करूंगा, अभी समझना ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, मान रहा हूं बेटा ये एज लेंथ है, एक साइड के लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे, एज लेंथ। तो इसका एज लेंथ हमने माना a सेंटीमीटर है बेटा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो साइड का क्यूब होता है, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा। बोलो क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो मिल गया a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जेड इनटू बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। एटम स्फेरिकल होते हैं और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। सो स्फेयर का वॉल्यूम आप लिखोगे 4/3 पाई आर क्यू, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या लिखोगे, साइड का क्यूब मतलब a क्यूब और मल्टीप्लाई बाय क्या, 100। अब यहाँ सारी बातें मैं करूंगा बेटा कि कैसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ये Z क्या होगा, ये R क्या होगा, ये A क्या होगा, इन सारी बातों को जिक्र करेंगे आज डिटेल में, बिल्कुल ठीक है। तो जिनका लेक्चर कल मिस हुआ था किसी भी टेक्निकल इशू के वजह से, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी सारा पार्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला कंडीशन कि अगर इस सॉलिड सिस्टम की बात करेंगे तो इस सॉलिड सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऐसे ऐसे यूनिट सेल आपस में कंबाइन करके ये सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। अब यहां पे क्या बोल रहा हूं बेटा, जेड क्या है, जेड नंबर ऑफ एटम नहीं है कि सर हमने एक एटम का वॉल्यूम निकाला और उसको जेड नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया तो जेड तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। जेड ये नहीं है, जेड है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जेड क्या बोल रहा हूं बेटा, जेड लिख रहा हूं कंडीशन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये लिख रहा हूं कंडीशन जेड। अब क्वेश्चन मार्क है कि सर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, अभी बताऊंगा। और इस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है सर, बेटा एग्जैक्टली इस तरह से बहुत सारे सॉलिड सिस्टम जब आपस में कंबाइन कर रहे होंगे, इस तरह से बहुत सारे यूनिट सेल जब आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो ये सॉलिड बन रहा होगा। तो ये जो एटम का पार्ट मान लो ये कॉर्नर वाला है, तो इस एटम के पार्ट को आप गौर से देखो बेटा, कुछ पार्ट इस यूनिट सेल में, कुछ इस यूनिट सेल में, कुछ इधर भी यूनिट सेल होगा, कुछ इधर भी यूनिट सेल होगा। तो एटम का टोटल पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल में नहीं है ना, उसका कुछ ही पार्ट है। तो इसलिए हम लोग टोटल एटम नहीं लिख रहे हैं जेड, हम लोग लिख रहे हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मतलब टोटल का कितना पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा पूरे यूनिट सेल में, वो कहलाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझाना है। पहले मुझे बताओ इजीली कि क्या पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो गया है। अगर हो गया है तो मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, जिसको इसको दिक्कत था कल आप मुझे बताते चलो, अभी 20 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आप लोग को कोई टेक्निकल इश्यू भी नहीं आएगा और अच्छे से आप लोग पढ़ पाओगे। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो
और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनट ऐप। ध्यान देना, और यही रीजन है बेटा, मैं आपको बताऊं जहां से ऐप डेवलप हुआ है हमारा, मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है कि सैटरडे तक का टाइम बच्चों को दिया जाए। जो आपने वैलिड पीरियड जो दिया हुआ है सैटरडे दें। अगर किसी बच्चे का फीस स्ट्रक्चर नहीं आया तो उसको डिस्कनेक्ट ना किया जाए, ताकि पहले बच्चे इसमें रम जाएं और आराम से संडे को फीस सबमिट करके मंडे से हम लोग का क्लास जो है वो ऐसे बच्चों का होगा जिनका फीस सबमिट रहेगा। तो आप सैटरडे तक आराम से क्लास कीजिए, कंफर्टेबिलिटी पहले फील कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आज, कि जिन बच्चों का फीस सबमिट हो चुका है, ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, ठीक है ना, हाँ, उन बच्चों के लिए भी ये मत सोचना कि सर उनकी फीस वहाँ लगनी है। सबका फीस जो है बेटा स्ट्रक्चर वो 20 to 20 ही काउंट होगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको एक हफ्ते का ऑलरेडी फ्री ट्रायल है मेरी तरफ से, आप लोग का 20 से 20 तक आपको चलेगा, मतलब नेक्स्ट 20 से अगले 20 तक, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात बेटा जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो बच्चे किसी नेटवर्क इशू के वजह से, कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरे घर में थोड़ा सा कट रहा है, कटने का वजह है नेटवर्क इशू। बेटा अगर कटता तो सबका कटता ना, पर सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क को बचाइए। और जिनको ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रही है, आप देखिएगा वहीं पे जो है, जब आप लोग हमारा ऐप खोलेंगे तो वहाँ पे आएगा लाइव, आएगा रिकॉर्ड, वहाँ पे लाइव रिकॉर्ड, वहाँ पे हमारा वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। जो भी पढ़ाता हूँ वो रिकॉर्ड होता है, आप आराम से जो है बाद में भी देख सकते हैं उसको। जो बच्चे इस बैच में जुड़े हुए हैं उनको वो दिखेगा, वो अपने बैच में जाइएगा और उस ऑप्शन में जाके उसमें देखिएगा ऑलरेडी वीडियो स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। ये फीचर आप लोग के लिए डलवा दिया गया 2 दिन पहले से, ठीक है ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो और आपका जो भी लेक्चर मिसिंग होता है वो लेक्चर आप आराम से पढ़ लो, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी Z इंटू क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इंटू दिस, मतलब फॉर्मूला निकला Z इंटू 4/3 पाई RQ अपॉन AQ R इंटू 100। R क्या बेटा, R है रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, और A क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। एज लेंथ एक साइड का लेंथ, किसी भी एक साइड का लेंथ एज लेंथ कहलाएगा, किसी भी एक साइड का लेंथ एज लेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया R रेडियस ऑफ एटम और A हो गया आपका एज लेंथ, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सर इस Z को निकालने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, आप लोग ही मुझे बताना, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग चर्चा करेंगे, तो पहले आप लोग भी सुन लो और उसके बाद लिखने का नहीं, कल लिखा हुआ है, जिनका नहीं लिखा होगा वो साथ साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सुनो, कल हम लोग बता रहे थे इसके बाद बेटा ज्योमेट्री ऑफ क्यूब, एक बार हम लोग क्यूब के बारे में कुछ बातें कर लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ बेटा कि एक क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब में सारे साइड सेम होते हैं, आपको याद होगा। मान लो इधर का लेंथ A अगर है तो ये भी एक्सिस में एज लेंथ A ही होगा और इधर भी एक्सिस में A ही, तो X में भी A, Y में भी A और Z में भी A है, ठीक है ना। ऑल साइड्स इक्वल होते हैं यहाँ पे क्यूब में। अब बेटा यहाँ देखो, अगर आपको पूछेगा नंबर ऑफ कॉर्नर इन अ क्यूब, इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं, तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ कितने हुए कॉर्नर, 8 हुए। अगर आपको बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इन अ क्यूब, किसी क्यूब में कितने बॉडी सेंटर हैं, अरे मेरे भाई तो किसी भी बॉडी के अंदर एक ही तो बॉडी का सेंटर होगा ना, तो एक बॉडी सेंटर होगा, बुलाया। अगर आपको पूछता है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ फेस इन अ क्यूब, तो फेस कितने होंगे बेटा, एक फेस आपके पास ये हो गया, एक फेस आपके पास ये दूसरा हो गया, एक फेस आपके पास ये थर्ड हो गया बेटे, और एक फेस आपके पास ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फेस 4, एक फ्रंट का फेस होगा और एक बैक का फेस होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे। कितना बोल रहा हूँ, 6 फेसेस होंगे, ठीक है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर बोल दे तो बेटा, अरे बच्चों बहुत आसान है, एक फेस में अगर आपको एक सेंटर दिखाई देगा बेटा तो 6 फेस में 6 सेंटर होगा, सो टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर भी कितना होगा, 6 होगा, राइट, ठीक है। अब देखो अगर यहां से बेटा एज की बात करें, इधर एक एज हुआ 1 2, ये हुआ 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, ये है 5 और ये आपका 6, राइट, ये आपका 7, ये हो गया बेटा 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये 11 और ये आपका है 12। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितना हुआ बेटा, 12 हुआ। और एक एज पे अगर आप देखोगे तो एक एज सेंटर होगा, तो 12 एज पे 12 एज सेंटर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एज सेंटर इन अ क्यूब भी आपके पास कितना होगा बेटा, 12 होगा। बोलो आया समझ में, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब सुनो बेटे, यहां देखो अगर ये एक फेस है, जरा समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं बेटा, ये एक फेस आपने लिया तो बेटा क्या ये फेस का डायगोनल होगा ना,
ये फेस का डायगोनल है ना, ये है फेस का डायगोनल। अगर आपको कोई पूछेगा कि सर टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे किसी क्यूब में, तो बेटे एक फेस अगर ले लो, ये एक फेस है तो इसमें एक डायगोनल ये और एक फेस डायगोनल ये भी तो है, ये तो एक फेस में 2 फेस डायगोनल हैं, तो 6 फेस में 12 फेस डायगोनल होंगे। बोलो समझ रहे हो? सो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल इन अ क्यूब, आपका आंसर आएगा 12, राइट। अब देखो इधर ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको बोलता है कि सर बताओ लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा, बेटा ध्यान रखना जो बात मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये बातें नहीं समझोगे ना तो आज जो पढ़ाने वाला हूं ना वो दिक्कत कर जाएगा आपको, इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, रटना नहीं है, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा, आराम से बिल्कुल प्यार से पढ़ोगे, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की अगर हम बात करेंगे बेटा तो कैसे निकालेंगे इसको वैल्यू को, बेटे ये ट्रायंगल हमने O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल OAB, ये लिख रहा हूं कंडीशन ट्रायंगल OAB, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा, OA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से देखो बेटा इधर आ जाओ, AB का स्क्वायर, AB मतलब A है स्मॉल, तो स्मॉल a का स्क्वायर, और OB का स्क्वायर मतलब स्मॉल a का स्क्वायर, तो भैया यहाँ से OA का वैल्यू निकलेगा a स्क्वायर मतलब कितना 2a स्क्वायर, और इसका रूट हो जाएगा बेटा तो अंडर रूट 2a, ठीक है। सो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल का वैल्यू निकला रूट 2a, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा बेटा, आपको लेंथ ऑफ फेस डायगोनल नहीं बोलेगा, ये बॉडी का जो डायगोनल दिख रहा है ना पूरे बॉडी का, ये लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल पूछेगा बेटा, तो इसको OA और इसको मान लो मैंने C लिख दिया, ठीक है। तो फिर अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे बेटा, इन ट्रायंगल OAC लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल OAC ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है AC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है बेटा ऑलवेज क्यूब में। यहाँ पे अगर इसका देखोगे बाइसेक्शन तो लिख रहा हूँ कंडीशन क्या, बड़ा सिंपल कि AC स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो OA का वैल्यू आपका कितना निकला, रूट 2a निकला, इसका स्क्वायर कर दोगे, और OC का वैल्यू कितना है, a है, a का स्क्वायर, तो ये हो गया 2a का स्क्वायर और a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर। सो देयरफॉर AC इक्वल टू इसका रूट करेंगे बेटा, तो यहाँ से रूट 3 और a स्क्वायर का कंडीशन आएगा क्या a, तो AC इक्वल टू रूट 3a। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल का लेंथ। तो अगर आपको कोई पूछेगा बेटा कि लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो आप इसका आंसर एकदम क्लियर देंगे रूट 3a। कोई पूछेगा लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा, रूट 2a। आपको बार बार इसका डेरिवेशन नहीं निकालना है, बेसिकली बार बार ये नहीं कि हाँ सर हम इसको डेराइव करेंगे और डेराइव करके इसका वैल्यू निकालेंगे, बार बार नहीं निकालना, आपको ये वैल्यू बिल्कुल लर्न कर लेना है। मैंने क्या बोला आपको, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल का वैल्यू रूट 2a और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल का वैल्यू रूट 3a, ठीक है ना। दो ही तो वैल्यू आपको याद रखना है, इतना तो आसानी से याद रहेगा। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको रिपीट किया, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था बेटा, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन क्या AQ और इंटू 100, यहाँ से निकल जाएगा कंडीशन हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने कल आपको बताया था यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, BCC, FCC सबका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्ट प्रॉब्ली बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। अभी मैं आपको जिक्र करूंगा और एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल एक ही जैसा बताऊंगा। अगर सिंपल क्यूबिक सिखाऊंगा तो BCC भी उसी पैटर्न पे, FCC भी सिमिलर पैटर्न पे लेके आऊंगा, ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। देखना जरा ध्यान से इधर, पहले उम्मीद कर रहा हूं कि कल जो बेसिक फंडामेंटल बात मैंने शुरू किया था यहां तक समझ में आया होगा, राइट, ठीक है। अब देखो बेटा, एक मिनट मेरी बात पूरा समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। कल मैं थोड़ा सा एक बात और यहां पे जिक्र किया था बेटा, एक तो ये सारी बातें बता रहा था मैं कि कितने क्यूब होंगे क्या होगा, ठीक है ना। यहां से मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यूनिट सेल जो हम लोग देख रहे थे बेटा, जो यूनिट सेल हम लोग देख रहे थे ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए थे। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं 2 मिनट ताकि रिवाइज हो जाए। तो यूनिट सेल दो तरह का था बेटा, एक था सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल उसको बोलते थे जिसमें एटम का पोजीशन जो था वो केवल और केवल कहाँ पे था, कॉर्नर पे था।
तो अगर किसी भी यूनिट सेल में एटम इस तरह से केवल और केवल कॉर्नर पे रहे तो इस तरह के यूनिट सेल कहलाते थे सिंपल या बेसिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। ठीक है, लेकिन यहां नॉन प्रिमिटिव बोलते थे, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में दो तरीका था बेटा, एक था बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो बीसीसी में क्या देखते थे, पोजीशन ऑफ एटम जो होगा किसी यूनिट सेल के अंदर वो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा बेटा, और कॉर्नर के अलावा बीसीसी बॉडी सेंटर, नाम ही से लग रहा है बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर पे भी होगा। ठीक है, सो सिंपल क्यूबिक में पोजीशन ऑफ एटम ओनली एंड ओनली एट कॉर्नर, बट बीसीसी में पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, राइट। बिल्कुल आराम से अब आपको पढ़ाऊंगा बेटा, एक दो दिन रमने में लग रहा था, आराम से सुनना। अगला कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा आपके पास, एफसीसी। यहां देखो नॉन प्रिमिटिव में दूसरा टाइप क्या है, एफसीसी। अगर आप एफसीसी का कंडीशन इस तरह से देखोगे बेटा, तो एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम जो होगा वो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, इसके अलावा फेस सेंटर्ड पे भी होगा, इसीलिए तो नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर मतलब ये ऊपर वाला फेस सेंटर है, ये बगल वाला, इधर वाला, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। बोलो क्लियर है। तो बेटा तीन कंडीशन है, एक सिंपल क्यूबिक, एक बीसीसी और एक एफसीसी। ठीक है, ईसीसी ना पूछना, मैं आगे बताऊंगा कंडीशन, जाके उसका जिक्र करूंगा कि अल्टरनेट एज सेंटर पे होगा, ये अल्टरनेट फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे, वो बताऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट मेनली यही है, उसका पार्ट थोड़ा सा एक डायग्राम एनसीईआरटी में जिसको जिक्र करेंगे। देखना इधर, मेन हमें यही तीनों का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो पढ़ना है वो इसी का पढ़ना है पूरे सिलेबस के अंदर। ठीक है ना, तो बोल रहा हूँ सिंपल क्यूबिक में पोजीशन ऑफ एटम ओनली एंड ओनली एट कॉर्नर, बीसीसी में पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, और एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, राइट। बिल्कुल कोई डाउट नहीं। चलो इधर देखो बेटा, अब हम लोग है कि सर पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन AQ इंटू 100, पर Z कैसे निकालेंगे बेटा। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन लेने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ Z। क्या लिख रहा हूं कंडीशन, कैलकुलेशन ऑफ Z। तो आप लोग एकदम बिल्कुल सबसे पहले आराम से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब मैं Z बताने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ Z। पहले मुझे बता दो भैया फटाफट कितने लोगों को समझ में आ गया है। जितने लोगों को समझ में आ गया होगा एक बार जल्दी फटाफट रिव्यू करो मुझे। अभी कुछ नहीं लिखना बेटा, अभी सबसे पहले कल जो पढ़ाया उसको रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद 1 बाय 1 करके धीरे धीरे मैं आपको लेके आऊँगा सारी बातों पर। ठीक है, देखो इधर Z निकालने से पहले, Z का वैल्यू निकालने से पहले, Z सबके लिए निकालेंगे कि सर अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक में निकालेंगे तो Z का वैल्यू कितना होगा, अगर बीसीसी के लिए निकालेंगे कंडीशन तो Z का वैल्यू कितना होगा, और अगर एफसीसी के लिए निकालेंगे तो Z का वैल्यू कितना होगा। ये सारी चीज़ों को अभी जिक्र करूंगा मैं, लेकिन पहले Z से पहले आपको एक कंडीशन लिख रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन। इसको आपको समझ जाना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बेटा, देखो इधर ध्यान से, कल मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था। मान लो बेटा, ऐसा मान लो कि एक यूनिट सेल है, ये समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एक यूनिट सेल है, क्यूब है, ठीक है, इसके कॉर्नर पे एक एटम यहाँ पे रखा हुआ बेटे, ठीक है ना। हाँ समझना ध्यान से, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ कंडीशन कि एक यूनिट सेल है और इसके कॉर्नर पे कोई एटम इस तरह से रखा हुआ है। इस तरह से मान लो आपके पास एक कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है इसे बेटा, ठीक है, ये है कॉर्नर का एटम, दिख रहा है ये एटम, ये कॉर्नर का एटम दिख रहा है। अब अगर इस कॉर्नर के एटम को बेटा, बोल रहा हूँ कंडीशन कि अगर आपको इस कॉर्नर के एटम को कंप्लीट ढकना है तो कितने यूनिट सेल लेना पड़ेगा, एक इधर लेना पड़ेगा, एक इधर आगे लेना पड़ेगा, एक इधर लेना पड़ेगा, 4 हो गया, एक इसके ऊपर 5 हो गया, एक इसके ऊपर 6 हो गया, एक इसके ऊपर 7 हो गया और एक इसके ऊपर 8 हो गया। अब ये चारों तरह से कंप्लीट ढक चुका है, तो टोटल हमने कितने यूनिट सेल लिए एक को ढकने के लिए कॉर्नर के एटम को, 8। मतलब क्या हुआ बेटा, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर जो कॉर्नर पे एटम है ना वो इस तरह से 8 यूनिट सेल को टच करेगा, इस तरह से 8, ये तो 3D नहीं दिख रहा ना बेटा, ये टोटल 8 यूनिट सेल को टच कर रहा होगा। तो एक का कंट्रीब्यूशन ढकने के लिए कितना हुआ, ये एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, समझ रहे हो कंडीशन। सो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा कि अगर एटम का पोजीशन कॉर्नर पे हुआ तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, राइट, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल आपके जो है वो इसी से सॉल्व होंगे। अब क्या बोल रहा हूं बेटा, ये मान लीजिए आप एक फेस ले रहे हैं बेटा और ये आपका फेस का सेंटर है, ठीक है ना। इस फेस के सेंटर को आपको कंप्लीट ढकना है। तो मेरे भाई ये देखो ध्यान से, ये आपका एक फेस है,
ये फेस है क्यूब का और ये इसका सेंटर है। अब अगर कंप्लीट इसको ढकना बेटा सेंटर के एटम को, तो हमें ऐसा ही दूसरा एक फेस लगाना पड़ेगा। ये कंप्लीट ढक गया, आपको देखो कंप्लीट ढक गया, तो हाफ इसने ढका तो हाफ इसने, तो भैया सेंटर पे कंट्रीब्यूशन एक का ढकने में कितना हुआ, हाफ, इसने हाफ ढका और एक इसने हाफ ढका, तो एक के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, मतलब हाफ हाफ दोनों ने ढका। तो बोल रहा हूं कंडीशन कि अगर फेस के सेंटर पे एटम हुआ, फेस के सेंटर पे, तो फेस के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होगा हाफ। बोलो इतना बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब समझो एक और कंडीशन बोल रहा हूं बेटा, अगर बॉडी के सेंटर पे होगा, मान लो आप एजम्पशन से ऐसे करो बेटा, ये आपके पास एक क्यूब है, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी का सेंटर है, एक बॉडी में एक ही सेंटर होगा। जैसे आपको पता है कि क्लासरूम बिल्कुल जो है, आपका घर जो है, आपका कमरा जो है, वो बिल्कुल क्या है, एक क्यूब है। अगर आप उसके सेंटर को देखो तो ऑलरेडी ये सेंटर पार्ट चारों तरफ से दीवार से ढका हुआ है ना बेटा, इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है और इधर से भी। तो भैया दूसरे यूनिट सेल को आने की जरूरत नहीं है, दूसरे कमरे को तो शेयर करने की जरूरत नहीं है इसके साथ, सेंटर वाले के साथ। तो भैया एक जो है वो एक ही को तो ढक रहा है, मतलब एक कमरे को एक का कंट्रीब्यूशन जो है कितना है, 1 है ढकने के लिए, समझ रहे हो। मतलब अगर एटम जो है, बोल रहा हूं कि अगर एटम कहां पे होगा बेटा, बॉडी के सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर पे अगर होगा तो हमें दूसरे क्यूब को लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक ही से चारों तरफ से ढका हुआ है, इसलिए बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन एक ही लेना पड़ेगा। बोलो आया समझ में। तो यहां पे मैंने क्या कंडीशन बताया, एक बोला कॉर्नर, एक फेस सेंटर और एक बॉडी सेंटर। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना बोला, फेस सेंटर पे हाफ, हाफ इसका तो हाफ इसका। बोलो यहां तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा थोड़ा सा इमेजिन करना, क्योंकि 3D कैसे देखोगे, सॉलिड स्टेट तो 3D है ना। आयुषी ध्यान देना बेटा इधर, हाँ इधर देखो, मैं बोल रहा हूं बेटा कि एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये कॉर्नर वाला एटम, मैंने क्या बोला था कि जो कॉर्नर वाला एटम है वो इसका पूरा एटम तो है नहीं एक यूनिट सेल में, इसका इतना ही पार्ट है ना, इतना ही है। तो बेटा एग्जैक्टली ऐसे ऐसे कितने यूनिट सेल मिल रहे होंगे इससे, जिससे ये पूरा एटम कवर हो रहा होगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। बोल रहा हूं ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका कुछ पार्ट तो इस यूनिट सेल में है, बोल रहा हूं कंडीशन कि इसका कुछ पार्ट जो है, इस एटम का कुछ पार्ट जो आपको दिख रहा है, कुछ पार्ट इस एटम का वो इस यूनिट सेल के अंदर दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ पे, और कुछ पार्ट इधर भी है, कुछ इधर भी है। अब कॉर्नर के एटम को ऐसे समझो आप देसी स्टाइल में कि कॉर्नर के एटम को आपको कंप्लीटली ढकना है। तो अगर इसको कंप्लीट ढकना है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। एक यहां से क्यूब लेंगे ऐसा ही, एक क्यूब ऐसा तीसरा हो गया, एक क्यूब ऐसा 4 हो गया, अब इसके ऊपर एक 5 हो गया, इसके ऊपर एक 6 हो गया, और इधर जो लिए थे इसके ऊपर एक 7 हो गया, और इसके ऊपर एक 8 हो गया। थोड़ा इमेजिन करो। तो इस तरह से कॉर्नर के एटम को ढकने के लिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने लगाए, 8 लगाए। तो एक का कंट्रीब्यूशन ढकने में कितना हुआ, 1/8। मैं यही बता रहा हूं कि अगर एटम कॉर्नर पे हुआ तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन आपका 1/8 होगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड क्या बोल रहा हूं ये समझ लो। पहले मुझे बताओ, कॉर्नर वाली बात समझ में आ गया, कॉर्नर वाली बात क्लियर है आयुषी, क्लियर क्लियर हो गया। अब देखना मैं जो बता रहा हूं उसको भी समझना थोड़ा सा, ठीक है बेटा। अब देखो इधर क्या बोल रहा हूं, मान लो बेटे ये मैंने क्या बोला कि ये है फेस और ये फेस का है सेंटर। अब इस एटम को कंप्लीटली ढकना है हमें, तो भैया दूसरा फेस हमने लगा दिया, तो हाफ इसने ढका बेटा, तो हाफ इसने ढका, समझ रहे हो कंडीशन। तो फेस के सेंटर पे एक का कंट्रीब्यूशन ढकने में कितना हुआ, 1/2, हाफ इसने ढका तो हाफ इसने, तो फेस सेंटर पे अगर एटम होगा तो कंट्रीब्यूशन 1/2 लेना है आपको, ठीक है। अगर आपको बेटा बॉडी सेंटर की बात करेगा, बॉडी के सेंटर पे एटम रख दो, ये तो ऑलरेडी एक ही से चारों तरफ से ढका हुआ है, तो हमें दूसरा क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा मान लो मैंने यहां से एक क्यूब बना दिया, इस तरह से जो है वो एक आगे क्यूब बना दिया, ऐसा मान लो इस तरह का एक क्यूब बना दिया। क्या ये वाला जो क्यूब दिख रहा है वो इसको थोड़े ढकेगा, ये तो ऑलरेडी इसी से ढका हुआ है ना। तो बेटा एक अगर बॉडी सेंटर के एटम पे होगा तो ये तो ऑलरेडी एक ही से ढका होगा ऑलरेडी, दूसरे को तो इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसने। लेकिन अगर कॉर्नर का होगा तो दूसरे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने 8 पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉर्नर के एटम को पूरी तरह से ऐसे ढकने के लिए, अगर देखोगे 3D तो। और अगर 8 पार्टिसिपेट करेंगे क्यूब, तो एक का कंट्रीब्यूशन इसको ढकने के लिए कितना हुआ, 1/8। समझ रहे हो, बहुत इमेजिनरी चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझना, एकदम प्यार से धीरे धीरे, ठीक है।
समझ गए। अब देखो इधर मैंने क्या बोला, अगर ये बात समझ में आ गया ना, तो अब बोल रहा हूं कि अगर बॉडी के सेंटर पे होगा तो एक ही से पूरा तरह से ढक जाएगा, तो बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन एक का ढकने के लिए एक ही है, ठीक है ना, समझ गए। तो हमेशा ध्यान रखना है, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन हाफ, बॉडी सेंटर पे 1/8, फेस सेंटर पे हाफ और बॉडी सेंटर पे 1। एक और बात सिखा रहा हूं बेटा, एक और बात, मान लो ये क्यूब है ये, तो बेटा ये क्यूब का एज है ना, और अगर ये क्यूब का एज होगा तो मेरे भाई ये क्यूब का एज सेंटर होगा। बोलो क्लियर है, अगर ये क्यूब का एज हुआ तो ये क्यूब का क्या होगा, एज सेंटर, इस एज का सेंटर। अब अगर एज सेंटर पे एटम होगा तो इसको ढकने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होगा बेटा, एज सेंटर पे। जरा आप इमेजिन कर लो भाई खुद ही, इधर देख लो ध्यान से, अगर एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, एज के सेंटर, ये आपका एज दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो आप, ये जो दिख रहा है ना ये एज है, और इस एज के सेंटर पे एटम रखा हुआ इस तरह से, ठीक है ना। हाँ जरा समझना ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ कि एज है ये, और इस एज के सेंटर पे एटम रखा हुआ है, ये एटम रखा हुआ है एज के सेंटर पे। अब अगर इस एटम को अगर कंप्लीट ढकना है बेटा आपको, तो एक यहां लगाएंगे बेटा इस तरह से, एक क्यूब, 2 हो गया यहां पे, देखो ना, ऐसा ही क्यूब एक यहां लगाओगे 2 हो गया, एक इसके ऊपर 3 हो गया और एक इसके ऊपर 4 हो गया। अब ये कंप्लीट ढक गया ना, तो एज के सेंटर के एटम को ढकने के लिए कितने क्यूब चाहिए, 4 चाहिए। तो एक का कंट्रीब्यूशन ढकने में कितना हुआ, 1/4 होगा। तो अगर पोजीशन ऑफ एटम एज सेंटर पे होगा तो कंट्रीब्यूशन आपका 1/4 होगा। तो ये आपको कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है, इसके हेल्प से हम लोग जेड निकाल लेंगे, और अगर जेड का वैल्यू निकल गया बेटा तो पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, आपको एकदम इजीली फाइंड आउट होगा। कैसे, अभी सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। देखो बेटा, अब अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया तो अब मैं सिखाऊंगा कल जो आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन ऑफ जेड कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग अब आगे बढ़ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ जेड अगर देखोगे बेटा तो जेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं ये आपको बता रहा हूं। सुनो इधर, जेड को कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है। अभी आप बिल्कुल नहीं लिखना बेटा। सबसे पहला कंडीशन, हम लोग सिंपल क्यूबिक में जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप बताओगे मुझे कि सिंपल क्यूबिक में पोजीशन ऑफ एटम कहाँ पे था, केवल और केवल कॉर्नर पे था। यहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम केवल कॉर्नर पे था, तो जेड कैसे निकालते हैं बेटा, जहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम है ना, बोल रहा हूँ जहाँ एटम का पोजीशन है उसका कंट्रीब्यूशन लो। पोजीशन कहाँ है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे, 1/8 लेंगे, और इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इन अ क्यूब, तो क्यूब में टोटल कॉर्नर कितना होता है 8, सो जेड का वैल्यू आएगा 1। तो जब भी आपको सिंपल क्यूबिक लिखेगा मतलब जेड का वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा कि अगर जेड निकालना है तो जेड देखो कैसे निकलेगा। सिंपल क्यूबिक में एटम का पोजीशन कॉर्नर पे है, तो जहां पे एटम का पोजीशन है उसका कंट्रीब्यूशन लेना है, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर लिख लेंगे, तो यहां से वैल्यू 1 आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा हूं बेटा, ये भी समझ लो आप, यहां से बहुत आराम से सुनना, ठीक है। मतलब अगर आपको लिखता है कंडीशन कि AgBr हैज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा सिंपल क्यूबिक, दिमाग में क्लिक कर गया कि जेड का वैल्यू कितना होने जा रहा है, 1, क्योंकि बेटे न्यूमेरिकल में आपको कभी भी ये वैल्यू गिवन नहीं होगा, आपको ऐसे ही लिखा होगा कि ये स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक है, ये स्ट्रक्चर BCC है, ये स्ट्रक्चर FCC है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए जेड का वैल्यू क्या है, समझ गए ना। तो इसलिए पहले सीख लो इसको। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा, फॉर BCC, अगर BCC होगा मेरे भाई, आप लोग बताओ मुझे, मैं नहीं बोलूंगा, BCC में पोजीशन ऑफ एटम कहां होना चाहिए था, कहां बताया था आपको, एक कॉर्नर पे और दूसरा बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। इस बार पोजीशन ऑफ एटम जो है बेटा वो कॉर्नर प्लस क्या लिख रहा हूं, बॉडी सेंटर, यहां पे है पोजीशन ऑफ एटम। अब मेरे भाई बहुत आराम से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर यहां जेड निकालोगे तो बेटा एटम कहां पे है, कॉर्नर पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन लेंगे कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और इनटू टोटल नंबर। पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे बेटा सबके लिए अलग अलग, सिंपल क्यूबिक के लिए अलग निकालेंगे, BCC के लिए अलग और FCC के लिए अलग, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फर्स्ट कंडीशन सिंपल क्यूबिक, ये लिख रहा हूं कंडीशन सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब एकदम रिक्वेस्ट है, आप लोग पेन रख के एकदम आराम से बैठिए, पहले समझना आपको है, अगर आ जाएगा ना उसके बाद नोट करना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और उससे पहले सुनो बेटा, जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे बेटा, चाहे सिंपल क्यूबिक का निकालो, चाहे आप BCC का निकालो, चाहे आप FCC का निकालो, हमेशा आपको 3 स्टेप यूज करना है। कितना स्टेप बोल रहा हूं, 3 स्टेप्स, ठीक है।
तीनों में कॉमन। किताब को मत देखना बेटा, किताब ने अपने टाइप से करा रखा है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा शॉर्टकट में। मैं जैसे आपको स्टेप वाइज चल रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप वाइज आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ध्यान रहे, ठीक है ना। बोर्ड में प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हाँ, देखना ध्यान से, बोल रहा हूँ कि 3 स्टेप आपको करना है। क्या 3 स्टेप करोगे बेटा, ये समझ लो। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। सिंपल क्यूबिक है बेटा, तो सिंपल क्यूबिक में सबसे पहले आपको क्या मैंने बोला, डायग्राम। सबसे पहला कंडीशन यही होना चाहिए, पहले आप डायग्राम बना दो। ये है डायग्राम। सिंपल क्यूबिक में पोजीशन ऑफ एटम केवल और केवल कहाँ पे है बेटा, कॉर्नर पे है। तो पोजीशन ऑफ एटम जो है वो इस तरह से केवल केवल कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा। इस तरह से केवल और केवल कॉर्नर पे होगा, राइट। ये केवल और केवल कहाँ दिखाई देगा आपको, कॉर्नर पे। इस तरह से केवल कॉर्नर पे होगा, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, जैसे आप डायग्राम बनाओगे, स्टेप नंबर 1 आपको लिखना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, रिलेशन बिटवीन, लिख रहा हूं कंडीशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। पहला स्टेप, तीनों में यही करना है। एकदम आराम से सुनना, एकदम यहीं पे अभी याद हो जाएगा बेटा। ए और आर का रिलेशन निकालोगे तो ये एक साइड का लेंथ कहलाता था, एज लेंथ, जिसको ए बोलते थे। और यहां से यहां तक बेटा रेडियस ऑफ एटम आर है, और यहां से यहां तक रेडियस ऑफ एटम आर है। तो इस एज लेंथ को देखो, एज लेंथ ए इक्वल टू आर प्लस आर, 2r दिख रहा है, मतलब ए इक्वल टू 2r, सो देयरफॉर आर इक्वल टू ए बाय 2। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है ना। r इक्वल टू ए बाई 2। मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां से न्यूमेरिकल भी होगा, बहुत बार क्वेश्चन बेटा 1-1, 2-2 नंबर में आया हुआ है, इसलिए आपको बताऊंगा। लिखेगा कंडीशन बहुत सिंपल, बोलेगा कंडीशन कि AgBr हैज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग अ एज लेंथ ऑफ 2.43 एंगस्ट्रॉम। AgBr है, AgBr जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है, जिसका एज लेंथ दिया हुआ है 2.43 एंगस्ट्रॉम। बोलेगा फाइंड रेडियस ऑफ एटम। तो बेटा जैसे सिंपल क्यूबिक देखा, आपको तुरंत रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन याद आ गया, r इक्वल टू ए बाई 2। आप एज लेंथ का वैल्यू लिखेंगे, r का वैल्यू सीधा मिल जाएगा आपको। समझ गए मेरी बात। अब सुनो इधर ध्यान से, स्टेप नंबर 1 हो गया बेटा। स्टेप नंबर अभी 2 सिखा चुका हूं आपको, कैलकुलेशन ऑफ जेड। ये काम हम पहले से कर चुके हैं, हमारे लिए आसान हो गया बेटा। कैलकुलेशन ऑफ जेड निकालना है मेरे भाई। किस में निकाल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक में पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर पे होगा, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 लिखेंगे, और इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8 हो जाएगा बेटा। तो जेड का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। ठीक है, बहुत ईजी है, निकाल लोगे। और थर्ड स्टेप लेके आ रहा हूं बेटा, जो अब हमें जरूरत है, जो मेन स्टेप है, थर्ड स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। कैसे बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू और अपॉन ए क्यू और इंटू 100 लिख देंगे बेटा। तो यहां से Z का वैल्यू आप कितना पुट करोगे बेटा सिंपल क्यूबिक में, 1 इंटू ये लिखोगे 4/3 पाई, और R के जगह में कितना लिखोगे बेटा, R इक्वल टू ए बाई 2 लिखोगे। तो ए बाई 2 का होल क्यू हो जाएगा आपका, ए बाई 2 का यहाँ आप क्या लिखोगे, होल क्यू, और डिवाइडेड बाय आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, ए क्यू, और इंटू कर दोगे आप 100। तो यहाँ से आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब यहाँ से ये ए क्यू और ए क्यू कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू ये आ जाएगा 0.524, पाई का वैल्यू रख देंगे 3.14 और इंटू 100। सो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 52.4%। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। अब इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं। अगर पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 आया, मतलब यहाँ टोटल जगह पैक नहीं थे एटम से, ये सब खाली जो दिख रहे हैं ना, ये सब तो पैक नहीं है, सब तो खाली है। तो भैया टोटल का कितना पार्ट पैक्ड है, 52.4, बाकी जो रह गया वो कहलाएगा वैकेंट एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर आप वैकेंट एफिशिएंसी इसके बाद देखोगे बेटा, तो वैकेंट एफिशिएंसी जो होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 52.4, इतना परसेंट पैक्ड है। तो भैया जो बच गया वो 100 में वो खाली है, तो 100 में इसको माइनस कर देंगे, तो ये 47.6% आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से बेटा आपको बोलेगा कि कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी निकालो। तो बिल्कुल 3 स्टेप आपको यूज करना है और ऐसे आंसर तक आपको आ जाना है। बोलो क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा बेटा तो तुरंत मुझे पूछोगे, और नहीं डाउट है तो लिखना शुरू करो फटाफट। चलिए रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखिए ध्यान से।
सबसे पहला स्टेप क्या बोला, क्योंकि एक अगर समझ गया ना बेटा तो आगे चाहे वो बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर एक बार पैटर्न आपको क्लियर हो जाए तो। लिख रहा हूं पहला स्टेप कि आपको डायग्राम बनाना है। सिंपल क्यूबिक में बेटा पोजीशन ऑफ एटम केवल कॉर्नर पे है, इस तरह से कॉर्नर पे पोजीशन है, राइट, ठीक है। और डायग्राम के साथ आपको स्टेप नंबर 1 लाना है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो बेटा यहां से देखो ये एटम है तो इस एटम का रेडियस ये हो गया ना, और इस एटम का रेडियस ये हो गया, और एक साइड के लेंथ को आप बोलते हो एज लेंथ, तो a इक्वल टू आर प्लस आर, मतलब a इक्वल टू 2r हो गया, तो देयरफॉर आप r इक्वल टू लिखोगे क्या है, a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ऐसे कैलकुलेशन ऑफ z, ये तो बता चुका हूं आपको कैसे हुआ कंडीशन। अब स्टेप नंबर 3 आओ, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या निकाले थे, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। तो बेटा सिंपल क्यूबिक के लिए z का वैल्यू कितना आया, तो 1, तो यहाँ z के जगह में रख दिया 1, और इंटू 4/3 पाई r के जगह में बेटा हमने क्या लिखा था रिलेशन, क्या बनाया, r इक्वल टू a/2, तो r के जगह में लिख दिया यहाँ पे a/2, और ये क्यूब है तो इसका होल क्यूब इंटू 100 और डिवाइडेड बाय a क्यू। यहाँ से a क्यू ये a क्यू कट गया बेटा, तो इसको जब 4/3 और पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3.14, इनको सॉल्व करोगे 0.524 आएगा, और इंटू 100 तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गया 52.4%। बोलो क्लियर है। अब इतना परसेंट अगर पैक्ड है तो बाकी की जगह खाली है, तो 100 में माइनस कर दो, जो बच गया वो खाली जगह हो जाएगा, वैकेंट एफिशिएंसी कहलाएगा। बस यही तो करना आपको, 3 स्टेप सिर्फ। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं लेके आऊंगा आपको सेकेंड कंडीशन BCC। सेकेंड कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों BCC। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ बाहर चले गया हूँ फ्रेम से, यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशन सेकंड, ये लिख रहा हूँ कंडीशन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ठीक है। BCC का कंडीशन ले रहा हूँ बेटा। अगर ऐसा केस हुआ बेटा तो फिर से वही कंडीशन कि सर पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के साथ 3 स्टेप लिख देंगे। तो भैया पहले डायग्राम बना रहा हूँ, आराम से समझना क्योंकि सारा खेल यहाँ डायग्राम का है बेटा। इधर देखो, ये आपके साथ मैंने बना दिया है क्यूब, ठीक है बेटा। अब अगर आपने क्यूब बना लिया बेटा तो क्या करना है, देखो यहां एटम का पोजीशन 2 जगह पे है, एक तो कॉर्नर पे एटम इस तरह से है और कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे है। तो बेटा ये बॉडी का सेंटर है, तो बोल रहा हूं कंडीशन कि पोजीशन ऑफ एटम कहां पे दिख रहा है, बॉडी के सेंटर पे दिख रहा है। इस तरह से सुनना ध्यान से सब लोग, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ एटम जो है वो बॉडी के सेंटर पे है और इसके अलावा कहां पे है, कॉर्नर पे है, इस तरह से कॉर्नर पे है, ठीक है बेटा। ऐसा कंडीशन है। सारे एटम का साइज सेम होगा क्यूब में, वो तो मैं ऐसा दिखा रहा हूं डायग्राम में, ठीक है ना। अब इधर सुनो, यहां पे क्या करना है, पोजीशन ऑफ एटम इधर भी होगा बेटा, ये एक दूसरे को टच करेंगे, ये यहां भी पोजीशन ऑफ एटम इस तरह से होगा। तो बेसिकली क्या है बेटा, ऐसे हर जगह होंगे, पर मैं आपको एक बेसिक फ्रेम में ला रहा हूं। यहां तक डायग्राम जब लाओगे बेटा, इसके बाद आप स्टेप नंबर 1 यूज करोगे। स्टेप नंबर 1 रिलेशन बिटवीन, क्या लिखोगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। जरा रुकना बेटा, इस बार समझना, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा यहाँ पे। क्या ट्विस्ट आएगा ये समझ लो बेटे। सिंपल क्यूबिक जो देख रहे थे, सिंपल क्यूबिक में क्या देखा था कि पोजीशन ऑफ एटम केवल और केवल कॉर्नर पे थे, कॉर्नर वाले एक दूसरे टच कर रहे थे। यहाँ बीच में ये आ गया, अब ये टच नहीं कर रहे आपस में, ठीक है ना, थोड़ा जगह गैप हो गया। तो अब क्या है, BCC में पोजीशन ऑफ एटम जो है बेटा वो कॉर्नर पे भी है और कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे भी है। तो इसलिए जब भी आप A और R का रिलेशन निकालोगे तो कॉर्नर के भी एटम को इंक्लूड करना है आपको, और साथ ही साथ आपको बॉडी के सेंटर के भी एटम को इंक्लूड करना है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं कि पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर पे भी है और बॉडी के सेंटर पे भी है। तो जब भी आप A और R का रिलेशन निकालोगे बेटा तो कॉर्नर के भी एटम को लोगे और साथ ही साथ बॉडी सेंटर के भी एटम को लोगे। तो भैया कैसे होगा, देखो जरा, ये है कॉर्नर का एटम और ये बॉडी सेंटर, इसको दोनों को इंक्लूड करके रिलेशन निकालना है मेरे भाई। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ एटम R लिखूंगा, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ एटम R लिखूंगा, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ एटम R लिखूंगा, और यहां से यहां तक रेडियस ऑफ एटम R लिखूंगा। तो यहां से लेकर यहां तक बेटा R प्लस R प्लस R प्लस R, कितने R हो गए, 4R हो गए। कितने R हो गए, 4R। सो 4R इक्वल टू, जरा देखो बेटा, 4R इक्वल टू यहां से यहां तक बेटा ये क्या है, बॉडी का डायगोनल है, और बॉडी का डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3 है। अभी ऊपर में पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल चुके हैं बेटा, इसीलिए तो आपको ये बात बता रहा था।
अगर ये बात नहीं पता होता तो फिर आप पूछते कि सर क्यों लिख रहे हो ऐसा, इसलिए मैंने पहले आपको लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल पहले समझा दिया था ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकूं। ठीक है, सो बोल रहा हूं कंडीशन कि ये देखो बेटा, बीसीसी में जब भी आर और ए का रिलेशन निकालोगे तो कॉर्नर के भी एटम को इंक्लूड करोगे, साथ ही साथ बॉडी सेंटर को भी इंक्लूड करोगे। तो ये कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर है, तो यहां से यहां तक रेडियस आर, ये R2R, ये R3R और ये 4R, और भैया यहां से लेकर यहां तक जो है ये बॉडी का डायगोनल है, और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल 4R इक्वल टू कितना, √3a होता है। सो बेटा R इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाय 4। बहुत सिंपल कंडीशन है बेटा। न्यूमेरिकल में बीसीसी लिखा रहेगा और एज लेंथ देके रेडियस पूछे या रेडियस देके एज लेंथ पूछे, एकदम डायरेक्ट यहां से निकलेगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना बेटा, अगर स्टेप 1 क्लियर हुआ तो अब चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। ठीक है, हाँ, स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ क्या बोला, जेड। ठीक है, ध्यान रखना बेटा एक बात, 3 ही स्टेप तो बोला आपको और उसी 3 स्टेप में सबके पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जेड। राइट, कैलकुलेशन ऑफ जेड। अच्छा, जेड निकालना तो आता है आपको, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और इंटू टोटल कॉर्नर बेटा 8 होता है, और बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1 और इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 1 होता है। सो जेड का वैल्यू कितना होगा बेटा, 2 होगा। ये आपको निकालना अब आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग लेंगे बेटे थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 भैया जरा बोल दो फटाफट यार, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी लिखोगे आप। ठीक है ना, और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, आपकी नजर कॉपी पे गई होगी निश्चित तौर पे, चोर लोग, इसलिए नजर नहीं देना, कॉपी पे नहीं ले जाना, इधर देखो। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, जरा बोलो बिना देखे, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू और अपॉन ए क्यू और इंटू क्या लिखते थे 100। यही तो था बेटा। अब बहुत सिंपल है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालेंगे सर, जेड का वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है सर, और 4/3 बेटा, और ये पाई। अच्छा, आर इक्वल टू कितना निकाला हमने, √3a/4 निकाला बेटा, तो आर के जगह में पुट कर दोगे √3a/4 और इसका होल क्यू और इंटू 100 और अपॉन ए क्यू हो जाएगा बेटा। बेटा ये वाला ए क्यू और ये वाला ए क्यू उड़ जाएगा, तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगा इसको सॉल्व करना, इसे करना, पाई का वैल्यू रखना, यहाँ 4 से डिवाइड करना, √3 का वैल्यू रखना, ये 0.68 और इंटू 100 आ जाएगा बेटा, तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% हो जाएगा। और अगर 68% पैक्ड होगा बेटा, तो जो रिमेनिंग 100 में 68 माइनस कर दो, जो 32% आएगा वो क्या होगा, उसका वैकेंट एफिशिएंसी होगा। तो देखो कितना इजी तरीका है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का, केवल और केवल मैंने 3 स्टेप में सारी बातों को समेट दिया। उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट, हाँ जी, सबके क्वेश्चन अलग अलग हैं, अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला कंडीशन, एक एक करके जरा क्वेश्चन सबका देख लूँ और फिर मैं आपको बताता चलता हूँ, सुनते जाओ। सूरज सिंह, पहले आप यही समझ लीजिए बेटा, एटम हमेशा स्फेरिकल होते हैं, एटम जो होते हैं, एटम का शेप स्फेरिकल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े होगा ना। तो प्लम पुडिंग मॉडल जब आया था तो क्या बोला था, एटम स्फेरिकल। रदरफोर्ड ने भी क्या बोला, एटम स्फेरिकल। बोर्स ने भी क्या बोला, एटम स्फेरिकल, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। हाँ सूरज, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब सुशांत आप पूछ रहे हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2r हो तो गया, बिल्कुल हो गया, क्यों नहीं होगा डायमीटर इक्वल टू 2r, पर हमें तो बेटा r और a का रिलेशन चाहिए ना, तो एज लेंथ इससे, ये तो एज लेंथ नहीं हो सकता ना, यहाँ एज लेंथ के लिए तो आपको ये पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा, तभी तो a निकलेगा, क्योंकि इसके बीच में आप a कैसे निकालोगे बेटा, a निकालने के लिए तो आपको ये पूरा रिलेशन चाहिए यहाँ से यहाँ तक। हाँ पांडे जी, सेंटर डायमीटर तो होगा, लेकिन बेटा उसका ए से क्या लेना देना, हम तो एज लेंथ निकाल रहे हैं, हमें तो ऐसे कोरिलेट करना पड़ेगा जिसमें रेडियस भी आ जाए और एज लेंथ भी आ जाए, तभी तो आप आर का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, अदरवाइज वहाँ एज लेंथ कटेगा कैसे बेटा। किसी भी कॉन्सेप्ट में घर में अगर भूल जाओ तो यहाँ तो आपको मजे मजे हैं बेटा। हाँ, आपके पास तो बैक वीडियो लेक्चर तैयार हैं, जो भी बैच में जुड़े हो आपको बता दिया खुशखबरी कि आपका जो है वो ये वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसमें जाइएगा और अपने ऐप में जब जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग होगा, और जो रिकॉर्डिंग है उसको खोलिएगा आप, आराम से आपको दिखेगा, दूसरे को नहीं दिखेगा, लेकिन जिसको मैंने बैच में ज्वाइन किया हुआ उसको बिल्कुल इजीली दिखेगा। आप छूटा हुआ लेक्चर दोबारा घर में देख सकते हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट दिमाग से उतर जाए तो दोबारा देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। इसीलिए मैंने पर्सनल अपना ऐप बनवाया, क्योंकि दूसरे ऐप पर बेटा मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं करवा सकता हूँ, अदरवाइज वीडियो जो है वो आपको पता ही है चोरी होता है, आजकल बहुत तरह का टेक्निकल इशू आ रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आप लोग का भी चल रहा होगा ना बेटा, उसके पीछे रीजन
कंडीशन है एक्चुअली। इस टाइम कोविड-19 के वजह से जो बंद है ना, इसके वजह से गूगल जो है वो सारी चीज़ों पे वर्क कर रहा है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर हैं अभी जो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आराम से पढ़िए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत धीरे धीरे अब हम लोग प्यार से पढ़ रहे हैं, एकदम कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। और इसी स्पीड में आप लोग को धीरे 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 पढ़ाता चला जाऊंगा एकदम, ताकि आपको एक बार में सारा कुछ क्लियर हो जाए।